नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत फ्रांस दोस्ती का नया अध्याय, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मुंबई में भव्य स्वागत। मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। मैक्रों के साथ पीएम करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, राफेल विमान सौदे समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। गांधीनगर में सहकारिता का महामंथन, अमित शाह करेंगे देश भर के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर से चर्चाओं में आई एंटी ड्रोन गन, द्रोणम का निर्माण। अब झांसी में द्रोणम एंटी ड्रोन गन से गश्त बढ़ेगी। प्रदेश के आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों का बढ़ाया जाएगा मानदेय, सीएम योगी ने सदन में की घोषणा। एसआईआर में प्रदेश के करीब 3 करोड़ मतदाताओं के लिए नोटिस जारी, सुनवाई के लिए कुल 13,161 अधिकारी नियुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत फ्रांस दोस्ती का नया अध्याय। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मुंबई में भव्य स्वागत हुआ है। बता दें कि आज यानी 17 फरवरी से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तो एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट। और इसी के साथ आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ बाइलेटरल समिट में भी शामिल करेंगे। और मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। आज यानी 17 फरवरी से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर हैं। बाइलेटरल समिट भी करेंगे पीएम मोदी के साथ। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। तो भारत फ्रांस दोस्ती का नया अध्याय, दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का मुंबई में भव्य स्वागत हुआ है। आज यानी 17 फरवरी से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है। आज से 19 फरवरी तक भारत के दौरे पर है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। लगातार कई दिनों का दौरा लगातार चलेगा। मुंबई से लेकर दिल्ली तक दौरा होगा। और जो दिल्ली के अंदर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक हो रही है, इस बैठक में फ्रांसीसी राष्ट्रपति शामिल होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के बीच कई आज डीलों पर मुहर लगेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुंबई पहुंच रहे हैं और मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। इस बैठक में राफेल से लेकर हैमर मिसाइल जैसे तमाम जो युद्धक मटेरियल है उस पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। और द्विपक्षीय वार्ता में इन तमाम चीजों पर भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच होगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक मुंबई में करीब 3 बजे के आसपास होगी। और जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनकी महाराष्ट्र के लोक भवन में बैठक होगी। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी पर होगी। दोनों देशों की प्रगति की समीक्षा पर बैठक होगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और इन तमाम चीजों के साथ रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। इनमें एमयू साइन होंगे और एक दूसरे के साथ रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी स्तर पर एक दूसरे के साथ साझेदारी पर वार्ता होगी। इनमें चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर हो, चाहे जेट इंजन हो, पनडुब्बी हो, सहित तमाम ऐसे रॉकेट से लेकर मरीन संस्करण हैं जिनको लेकर भारत सरकार रक्षा क्षेत्र को अपना मजबूत करना और चाहेगी। इसके लिए फ्रांस के साथ कई अनुबंध करेंगे। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार के लिए आज बड़ा अहम दिन है। फ्रांस के साथ रक्षा के क्षेत्र में कई बड़े सौदे होंगे, कई बड़ी डील्स होंगी, कई साझेदारी और क्षेत्रीय मामलों पर एक द्विपक्षीय
वार्ता में सहमति बनेगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई पहुंच चुके हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो। उनका भव्य स्वागत हुआ है और अब आगे के आने वाले कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांधीनगर में सहकारिता का महामंथन होगा, तो अमित शाह करेंगे देश भर के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की बैठक होने वाली है। सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सहकारिता मंत्रियों के साथ ये बैठक होने वाली है। तो गांधीनगर में सहकारिता का महामंथन आज अमित शाह करेंगे देश भर के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की ये बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि देश भर के मंत्रियों के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं, गांधीनगर में ये बैठक होगी। कितने बजे इस बैठक की शुरुआत होगी, पूरी जानकारी क्या है इस बैठक को लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात के गांधीनगर में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और सहकारिता क्षेत्र में तमाम बड़े कामों को हरी झंडी दिखाने और उस पर विचार विमर्श के लिए सहकारिता मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। ये राज्य और केंद्र शासित सभी प्रदेश के जो है सहकारिता मंत्री, उनको बुलाया गया है। यह सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें बैठक में मंत्रियों के साथ बैठक किया जाएगा और मंथन में होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देने के लिए क्या आगे कदम उठाए जाए, कानूनी सुधार क्या सहकारिता क्षेत्र में किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। और सस्टेनेबिलिटी है, डेयरी विस्तार है, यानी दुग्ध के क्षेत्र में बड़ा विस्तार सहकारिता के क्षेत्र में और किया जाए। इसके साथ ही सारे जो क्षेत्र है सहकारिता के अंदर, उनको डिजिटलीकरण पर लाया जाए, बैंकिंग सुदृढ़ीकरण इनका किया जाए। इसके अलावा जो सदस्यता पर फोकस अभी तक सहकारिता के क्षेत्र में रहता था, वो थोड़ा कम रहता था, इसको और विस्तार देने की जरूरत है। इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और योजनाओं को धरातल पर ढंग से उतारा जाए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने तैयार किया है, जिनका एजेंडा पहले ही केंद्र शासित राज्य और राज्यों को उनको दिया गया है, ताकि वो सभी तैयारी के साथ इस सहकारिता मंत्रियों के बैठक में मंथन करने के लिए आए। और ये बैठक कहा जा सकता है सहकारिता के क्षेत्र में एक लंबी मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि दुग्ध के क्षेत्र में अगर और मदर डेयरी खासकर इनके दूध के विकास में गुजरात में बड़ा उत्पादन होता और मुख्यालय भी वहाँ है, इसलिए इन तमाम चीजों के क्षेत्र सरकारें चाहती थी कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर इसमें सहकारिता के क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, उसे और बढ़ाया जाए और उसको तकनीक के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से और बैंकिंग सुदृढ़ीकरण के माध्यम से इसे और बढ़ाने पर जोर दिया जाए। इसको लेकर मंथन होगी, चर्चा होगी और कई नए प्रस्तावों पर मुहर भी इस बैठक में लगेगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह देश भर के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। गांधीनगर में ये बैठक होगी।
और आगे बढ़ते खबरों में विधानसभा के बजट सत्र में तुमकुही राज विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से बजट पर स्थानीय विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने अपना पक्ष दृढ़ता से रखा। ये बजट प्रदेश के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण, किसानों की उन्नति, युवाओं के रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता, सुशासन और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। कि हमने अपने विधानसभा तमकुही राज में कुपोषण मुक्त अभियान चलाया। इधर ही बुला रहा था, इधर ही। मैं डॉक्टर असीम कुमार, विधायक तमकुही राज और एक शल्य चिकित्सक इस सदन के माध्यम से देश के बजट 26-27 पे अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसका मैं आभारी हूँ। यह बजट हम सभी के लिए एक नई उम्मीद, नए विकास और नए अवसरों का दस्तावेज है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने विधानसभा तमकुही राज में कुपोषण मुक्त अभियान चलाया। इधर ही बुला रहा था, इधर ही। मैं डॉक्टर असीम कुमार, विधायक तमकुही राज। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 24 में केमिकल की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग और वहां ब्लास्ट ने जमकर तबाही मचाई, जिसके चलते 3 पुलिसकर्मी और 2 दमकल कर्मी आग की चपेट में आए हैं। वहीं अन्य घायलों को समेत आसपास के गुजरने वाले लगभग 4 दर्जन लोग इस आग की चपेट में आए। एक आग की चपेट में आने वाले लगभग 12 लोग सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि लगभग 30 लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनके शुरुआती इलाज चल रहा है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं फायर कर्मी ने बताया कि लगभग 4:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी और जिसके बाद इस खबर पर संज्ञान लिया गया। नमस्कार, फरीदाबाद आपको बता दें भैया, वर्ल्ड स्ट्रीट में मौजूद है और देख सकते हैं ये लगभग 1 घंटे पहले कोई ब्लास्ट हुआ है। ये जो केमिकल वगैरह रखे हुए थे ये ड्रमों में, लगभग 30 के आसपास ये ड्रम है, तो इनमें कोई ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की वजह से तो ये आगजनी हुई है, क्योंकि जो लोग रास्ते में चल रहे हैं वो भी चपेट में आए हैं, आसपास के लोग भी चपेट में आए हैं। तो अभी जो है 22 लोग एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हैं, जिसे फोर्टिस हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे एडमिट हैं, और 12 आदमी जो सिविल। मैं फायर ब्रिगेड से। क्या हुआ था सारा मामला, कैसे सूचना मिली, कैसा क्या हुआ? ये हमें सूचना मिली थी जी, आइडिया लगभग कितने बजे? 4:30 बजे। क्या कौन कौन घायल हुए, किस चीज? ये हमारे 2 फायर के जवान हैं और 3 पुलिस के जवान हैं जी। हाँ जी। कैसे आग लगी थी? ये आग का हमें कुछ पता नहीं है कैसे लगी थी। हमारे पास NIT फायर स्टेशन पे मैसेज आया था, वहाँ से एक गाड़ी आई थी। वो गाड़ी में जो जवान थे, 3 जवान थे, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ था, 2 बंदे अंदर आग बुझा रहे थे। ये ऐसा है, एक सेक्टर 24 में ब्लास्ट की मेरे पास खबर आई है। उसके अंदर जो घायल हैं वो हमारे पास सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुंचे हुए हैं। हमने अपने वार्ड जो है वो खाली करा लिए हैं, अपने इमरजेंसी में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी डिप्यूट कर दिया है और सारा अरेंजमेंट कर दिया है। और अब खबर रोहतक से है, जहां दिल्ली बाईपास पर कुछ बदमाशों ने एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दिनेश गोगा, निजामपुर जिला सोनीपत के रूप में हुई है। मृतक अपने साथ के साथ दिल्ली बाईपास पर अपने दोस्त के साथ पैदल था, तभी पीछे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दिनेश पर करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई गई। हत्या की सूचना पाकर क्राइम ब्रांच 1 और 2 STF की टीम वहां पर पहुंची। वहीं कुछ देर बाद DSP रवि खुंडिया भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को मौके से करीब 28 से 30 राउंड हुए गोलियां के खोल मिले हैं। पुलिस के अनुसार अभी इस मामले पर जांच जारी है। सारी रोड खड़ा है,
कुछ दिन पहले यहाँ हत्या की सूचना मिली थी, जिस बाबत हम यहाँ आए हैं। उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी जो बॉडी है उसको हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है सीबीआई, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आए हैं, ये क्यों और किस लिए हत्या की गई इसके बारे में जांच करके बता पाए। कौन था ये मरने वाला और मारने वाला कौन था? ये मरने वाला दिनेश और भोगा है, जो निजामपुर का रहने वाला है। और अब खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्य से विरक्त रहकर विरोध प्रदर्शन किया। वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम आर्ची हरित को सौंपा। उनकी मुख्य मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की रही। बता दें कि बीते 14 फरवरी को शिवपुरी जिला में एडवोकेट संजय कुमार सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने उस समय हमला किया जब वो यूनिफॉर्म में कोर्ट जा रहे थे। इस घटना के बाद प्रदेश भर के वकीलों में आक्रोश फैल गया। घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रतिवाद दिवस मनाने का फैसला लिया था। इसी के तहत रतलाम में भी वकीलों ने एकजुट होकर कामकाज बंद रखा और अधिवक्ताओं ने किसी भी मामले में पैरवी नहीं की। देखिए, शिवपुरी में अभी जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, जो वकील साहब के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका कारण यह था कि वह उसके अगेंस्ट एक केस में पैरवी कर रहे थे। निश्चित है कि वकील लोग किसी ना किसी के अगेंस्ट पैरवी करते हैं। न्याय दिलाने के लिए हमेशा अग्रणी रहने वाला ये अधिवक्ता परिवार आज लगातार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि उसके प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति कोई एक्ट मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से अधिवक्ता जो एक कमजोर वर्ग को, एक जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको न्याय दिलाने के लिए कई बार बाहुबलियों, जो अपराध जगत के बड़े जघन्य बाहुबली होते हैं, उनसे भी लड़ जाता है, उनके सामने भी खड़ा हो जाता है और उनके खिलाफ पैरवी करता है। और आगे बढ़ते खबरों में, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे पर मोहन यादव सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि प्रदेश के विकास का रोड मैप होता है। उन्होंने दुख जताया कि कांग्रेस को इस पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा को ताक पर रखकर हंगामा किया। कश्यप ने आरोप लगाया कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह से भ्रमित है और उन्हें संसदीय मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है। देश की बात में फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रतलाम की, जहां शिवपुरी में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में चावरा शहर के सभी अभिभाषक कार्य से विरक्त रहे। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर वकीलों ने प्रशासन को ज्ञापन देने का फैसला किया, लेकिन ज्ञापन देने से पहले ही पूरा घटनाक्रम विवाद में बदल गया और मामला प्रशासन वकील टकराव तक पहुंच गया। वकीलों ने ज्ञापन देने के लिए जावरा तहसीलदार पारस वेश को बुलाया।
उस समय तहसीलदार कलेक्ट्रेट की टीएल बैठक में थे। उसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ज्ञापन के दौरान ही वकीलों ने अभद्रता कर दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और हल्का विवाद भी हो गया। हालांकि स्थिति बिगड़ने के बावजूद तहसीलदार ने वकीलों से ज्ञापन ले लिया। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं शिवपुरी के करेरा के, उनके साथ में कुछ गुंडा तत्वों ने उनके साथ मारपीट करके उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस संबंध में पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने का आदेश हुआ था और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में भी ऊपर से आदेश था। तो इस संबंध में हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। बताया गया सर, ज्ञापन देने के टाइम पर कुछ विवाद हुआ था, माविन की गालियां भी दी गई है तहसीलदार। नहीं, बिल्कुल कोई विवाद नहीं हुआ ना, कोई गाली गलौज जैसे कोई बात ही नहीं थी, ऐसा कोई मैटर नहीं था, गाली गलौज का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को, वाचन भी किया तहसीलदार महोदय के सामने। और आगे बढ़ते खबरों में खबर रतलाम से है, जहां रतलाम के दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत बाजना रोड स्थित पलसोड़ी ग्राम के पास बने डैम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए 2 छात्र डूब गए। डूबने वाले छात्रों की पहचान टाटानगर निवासी 14 वर्षीय ध्रुव पुत्र आनंद बलसोरा और श्रीनगर निवासी 14 वर्षीय जय उर्फ आशुतोष पुत्र बंसत मंडलोई के रूप में हुई है। देर रात तक पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की टीम डैम में लापता छात्रों की तलाश में जुटी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंधेरा होने से रेस्क्यू रोक दिया गया और इसी के साथ टीम दोबारा सर्चिंग शुरू करेगी। छात्र को बचाने वाले ग्रामीण नानालाल निमामा ने बताया कि डैम की पाल पर मोटर लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 छात्र डैम किनारे पिकनिक मना रहे थे। इनमें से 5 छात्र पानी में नहा रहे थे। कुछ देर बाद छात्रों ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो मेरी व साथी लाल सिंह की नज़र उन पर पड़ी। हम डैम के पास पहुंचे और एक डूब रहे छात्र को पानी से बाहर निकाला। 2 छात्र दूर गहरे पानी में चले गए, जिससे वो पानी में लापता हो गए। जामन पाटली क्षेत्र में एक तालाब है, वहाँ पे कुछ बच्चे जो है फन एक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे थे। तो उन लोग का पार्टी या कुछ ऐसा करने का प्लान था, जिसके यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी आपको मिल जाएंगे। तो उसी में 2 बच्चे जो है पानी में अंदर चले गए और वो डूब गए। तो लगभग 14 साल की उम्र है उनकी बताई जा रही है और अभी उनकी सर्चिंग जारी है। एसडीआरएफ की टीम भी उपस्थित है, नगर निगम से भी टीम उपस्थित है। कोशिश पूरी जारी है, बिल्कुल यही रहेगा कि समय से रिकवर कर लिया जाए। और अब खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 18 फरवरी को बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पेश किया जाने वाला ये बजट इससे पहले प्रस्तुत बजट से बेहतर होगा। बजट के जरिए भाजपा सरकार कांग्रेस को सदन में जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि बजट सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाला है। बजट में सभी विभागों के लिए धन का प्रावधान करते हुए जनता को लाभान्वित कराया जाएगा। बजट बेहतर बजट आएगा मध्य प्रदेश का और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में 18 तारीख को हम बजट प्रस्तुत करेंगे। जन उपयोगी, जनता का बजट जनता के लिए होगा और बेहतर बजट होगा। निश्चित रूप से जो पहले बजट हमने प्रस्तुत किया था, निश्चित रूप से वो भी अच्छा बजट था और आने वाला बजट भी अच्छा बजट आएगा। कांग्रेस के कर्ज बहुत ले रहे हैं, आप श्वेत पत्र जारी करिए। वो जवाब देंगे हम सदन में उनको। अगर वो जो पूछना चाहे वो सदन में बात करेंगे, हम जवाब देंगे। सर, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी इस बार बजट में कुछ अलग से प्रावधान किए जा रहे हैं। आप जीरो बजट कोई वर्ग, कोई विभाग हम ऐसा वंचित नहीं रखेंगे जिसको हम
बजट आवंटित नहीं करेंगे, पूरा पर्याप्त हम व्यवस्था करेंगे। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां खलीबा ग्राम के निवासियों ने वन विभाग के कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने विभाग द्वारा सीपीटी गड्ढों खुदाई में अनियमितता के आरोप लगाते हुए दावा किया कि विभागीय मिलीभगत से कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है। दरअसल सीपीटी गड्ढों की पहले खोदे गए गड्ढों को भरवा दिए गए, नए सिरे से गड्ढों की खुदाई करा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक वन परिक्षेत्राधिकारी से संबंध में लिखित मौखिक शिकायत ली गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रुदन राम है। क्या मामला है आप लोग? हम लोग का खलीबा से आए हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं, हमारे नया पुराने सिफ्टी से नया सिफ्टी खोदा गया है और गड़ा यादव लोग को ये 20 एकड़ ज़मीन 25 एकड़ ज़मीन दे दिया गया है ना। पुराने सिफ्टी से नया सिफ्टी बनाया गया है, उसमें हम लोग को जाने से भी दिक्कत हो रहा है। हमारी समस्या इतनी है कि जंगल में हमारा रास्ता छेक दही, हम रेंगा तो आज जात रहन तेला गढ़ा खोदवाए दही, पुराना सिटी गढ़ा छोड़ दही तो नया सिटी गढ़ा जंगल विभाग सिपाही खोदवाए दही, तो हमके जाने आने में दिक्कत होता है। निवासी लेके हम कहाँ जाई, तो वही हम चाहते ही कि मिले तो सबके मिले। आज ग्रामीण भोग महिलाएं एवं पुरुष ग्राम खलीबा से आए हुए थे, जहाँ पे हमें शिकायत प्राप्त हुई है वन विभाग को कि सीपीटी जो खुदाई गई है वो निर्धारित जगह से ना खुदवा के नियम अनुसार नहीं खुदवाई गई है। तो ये शिकायत प्राप्त होने पर हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच एसडीओ ऑफिसर और स्टाफ द्वारा की जाएगी, और जो भी मौके पर पाया जाएगा उसके अनुसार इस जांच का निराकरण किया जाएगा और इस मुद्दे को यहाँ पे बंद किया जाएगा। ये अंबिकापुर वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्राधिकारी अंबिकापुर रेंज में गांव खलीबा में गलत तरीके से सीपीटी गड्ढा कराया जा रहा था। जो पुराने सीपीटी थे उस वहां पे न करके नया सीपीटी करवाया जा रहा था, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया था। में भी आवेदन दिया था, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इनके निस्तार का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया गया। आने जाने में दिक्कत हो रही थी गाँव वालों को, क्योंकि गड्ढा 5-5 फीट गड्ढा कर दिया, आना जाना बहुत दिक्कत हो रहा था। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी यशी शुक्ला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। खबर कबीरधाम से है, जहां पर पिपरिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात होने से सनसनी फैल गई। लखनपुर व सेमो गांवों के बीच 2 बाइक्स पर सवार 4 बदमाशों ने पति पत्नी को रोककर कट्टे की नोक पर महिला के गले से सोने की चेन, कान की बालियां छीन ली। लूटपाट की जानकारी पाकर ग्रामीणों ने पीछा कर 2 लुटेरों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। खबर बलरामपुर से, जहां पर कुसवी थाना क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर बॉक्साइट खदान पहुंचे अधिकारियों व खनन माफियाओं के बीच विवाद के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं।
बताया गया कि शिकायत मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां उनका खनन माफियाओं के गुर्गों से विवाद होने पर मारपीट की स्थिति बन गई। इस मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी के अधिकारियों द्वारा डंडोवा लोहे की रॉड से हमला किया गया। भिंड जनपद के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत डीडी गांव में तड़के उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब कांवड़ियों के एक दल ने उग्र होकर एक ई रिक्शे में आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आक्रोशित भीड़ ने न केवल वाहन को फूंका बल्कि चालक के साथ मारपीट कर उसे भी आग के हवाले करने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने पाबो ब्लॉक में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पाबो पुल खंडेश्वर मैदान तक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो है हमने भूमि पूजन किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूँ ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सके हैं, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। सहसपुर स्थित ग्राम पंचायत झाझरा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान CSR फंड के माध्यम से जरूरतमंद स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को सहायता सामग्री वितरित की गई है। ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार की पहल पर एक निजी कंपनी के सहयोग से आयोजित इस डोनेशन ड्राइव का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना और बुजुर्गों को संबल प्रदान करना रहा। दरअसल ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार के विशेष आग्रह पर एक निजी कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए एक व्यापक डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया। ग्राम पंचायत झाझरा से संबंधित और भी योजनाओं के बारे में जी, हमारी कंपनी का हमेशा से ही ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंपनी की ग्रोथ जितनी हो उससे ज्यादा सोसाइटी की ग्रोथ होनी चाहिए। तो सोसाइटी की ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए ये पहल हम हमेशा करते रहते हैं और केवल देहरादून में नहीं, हमारे ऑफिस 19 शहरों में है हिंदुस्तान में। तो हम हर शहर में इस तरह की पहल चलाते हैं जहां पे हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आज हमने क्रिकेट की किट्स भी डोनेट करी हैं। ये जो ग्रैंड थॉर्टन करके जो कंपनी है, इसमें मैं काफ़ी समय से बातचीत कर रहा था और मैंने चुनाव से पहले भी ये मेरी पिक्चर थी माइंड में कि जो NGO को और इन्हें जितने भी हमारे जो संगठन हैं वैसे वाले जो हमारे क्या बोलते हैं उन्हें समितियां हैं, वो जो समितियां चलाती हैं अभियान जिसमें डोनेशन मिलता है उन्हें कंपनी की तरफ से। हिसार में जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय लाजपत नगर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के बाद
युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता में प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की है और 13 मार्च को हांसी में आयोजित होने वाली जनचेतना रैली में सभी को शामिल होने का निमंत्रण दिया है। चंडीगढ़ के इनेलो नेता अभय चौटाला ने अमेरिका भारत ट्रेड डील को किसानों के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू के किसानों को इस पर भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसानों को तुरंत सब्सिडी मिलती है, जबकि यहाँ फसल खराब होने पर मुआवजा भी नहीं मिलता और किसानों की फसल या फल निर्यात होता है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। अभय चौटाला ने 3 काले कानून से भी अधिक खतरनाक इस ट्रेड डील का विरोध करने का ऐलान किया और कहा कि इनेलो इस मुद्दे पर किसानों के बीच आएगी और उन्होंने संसद में इस मामले पर पूरी चर्चा न होने और स्पीकर के रवैये पर भी आपत्ति जताई है। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन छड़ी की जिला स्तरीय मीटिंग जगदारी अनाज मंडी मार्केट कमेटी कार्यालय में जिला उपाध्यक्ष गुरवेज सिंह कबूरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 23 मार्च को पिपले में आयोजित होने वाले किसान मजदूर जन क्रांति रैली की तैयारी और ड्यूटी तय की गई है। इस बैठक के दौरान अमेरिका के साथ हुए
कृषि समझौते का विरोध करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले डीसी कार्यालय के सामने जलाए गए। अमेरिका हमारा सामान यहाँ से अमेरिका जाएगा, उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक चुका है और कृषि समझौते जो किए हैं उसके तहत हमें डर है कि हरियाणा की खेती बिल्कुल तबाह होगी, बर्बाद होगी, क्योंकि हरियाणा का जो किसान है, देश का भारत का जो किसान है वो मात्र 2 एकड़ का किसान है, छोटा किसान है। वो जो खेती करता है अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, और जो अमेरिका का किसान है वो हजारों एकड़ का किसान है, मशीनरी से सारा काम होता है। हम अमेरिका के किसान का मुकाबला भारत का किसान नहीं कर सकता। उसी के तहत हरियाणा भारत के किसान का तबाह होना तय है। उसी के तहत आज हमने देश के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, जो एक तानाशाही अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, कभी कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में एलिवेटेड हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की सफल ट्रायल लैंडिंग कराई गई। इसके साथ ही आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए सुविधा को पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गंभीर मरीजों को अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सीधे अस्पताल तक लाने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यहाँ आज एक हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हुआ है और हेलीपोर्ट का आरंभ यहाँ एक स्थापना हुई है। तो उसकी सोच तो बहुत पहले से रही होगी। जब से एक सेवा का एक भाव है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का भी भाव है, तो जब ये अस्पताल की शुरुआत थी तब से ये सोच हमारे मन में आई कि दोनों तरफ से बहुत बड़े हाईवे जाते हैं। एक तरफ से दिल्ली बॉम्बे जाता है, दूसरी तरफ से ताज एक्सप्रेसवे जाता है। तो ये जो रूफ टॉप हेलीपैड की ट्रायल लैंडिंग हुई है, ये अमृता हॉस्पिटल में हुई है फरीदाबाद में। इसमें ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकॉप्टर बेल 407 विक्टर टैंगो टैंगो ब्रावो 40 इस्तेमाल किया गया है, जो ऑलरेडी EMT अप्रूव्ड है। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी, माय नेम इज सिद्धार्थ, and we are glad to visit this hospital facility. The hospital has got inbuilt facility for 100% of what a patient would require. रेवाड़ी जिले में पुलिसकर्मी ने पिकअप को कार में टक्कर मार दी। जब लोगों ने घटना का विरोध किया तो कार ड्राइवर ने पहले पुलिस की धौंस दिखाई और फिर हाथ जोड़े। जब लोगों ने पुलिसकर्मी से सवाल जवाब किए तो गाड़ी छोड़कर दूर जाने लगा। घटना रात नाईवाली की सैंड पाईपुर के पास की बताई जा रही। पुलिसकर्मी की पोस्टिंग रेवाड़ी नाईवाली रेवाड़ी शहर के सबसे व्यस्त एरिया में से एक है। नहीं, आपको
को कानून नहीं पता कि दारू पी के गाड़ी चलाना मतलब कानूनी अपराध है। आप इतनी मात्रा में पी के चल रहे हो, आप कितनी फास्ट ड्राइव कर रहे हो, आप और गाड़ी वालों को 20-20 हज़ार चालान कर देते हो। आप बताओ। ये देखो जी बाबूजी, ये पुलिस वाले कहते हैं पी के ड्राइव नहीं करते, ये खुद पी के और ये गाड़ी में बाढ़ दिए, ये जी एयर बैग तक खुल गए हैं। आप इतनी मात्रा में पी के चल रहे हो, आप कितनी फास्ट ड्राइव कर रहे हो। वही सब बात। और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। मैं एक जिम्मेदार नागरिक एवं चालक होने के नाते ईश्वर संविधान को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं सदैव नियमों का पूर्ण पालन करूंगा तथा सुरक्षित एवं वाहन चलाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय शराब, नशीले पदार्थों, तंबाकू अथवा किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। मैं तेज गति, ओवरलोडिंग, मोबाइल फोन के उपयोग तथा लापरवाही से वाहन चलाने से पूर्णतः परहेज करूंगा। मैं सदैव बेल्ट, हेलमेट एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करूंगा तथा यात्रियों को भी इसके प्रेरित करूंगा। मैं अपने वाहन की नियमित जांच करूंगा ताकि वह सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने योग्य बना रहे। मैं सड़क पर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखूंगा। मैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाऊंगा और सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति का संदेश समाज तक पहुंचाऊंगा। मैं यह संकल्प अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के हित में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाने का वचन देता हूं। जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री एंड साथ में उनके सभी लोग लाइनअप हो जाएं। जिस क्रम में हमने बताया था उसी क्रम में बहुत जल्दी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज के इस मैराथन को फ्लैग ऑन कर आज का एक कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे जो कैटेगरी थी उसी कैटेगरी वाइज प्लीज आप लोग लाइनअप हो जाएं। कैटेगरी जैसे कि आज की कैटेगरी थी 35 वर्ष से कम आयु के जो महिलाएं, बच्चे हमारे बीच में हैं, वो सबसे पहले आज की इस मैराथन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा वॉलंटियर से कि बच्चों को आगे ले आएं, छोटे बच्चों को, ताकि इसके अलावा सभी महिलाएं जो उनके बाद आज के इस मैराथन में रोड सेफ्टी ग्रीन अर्थ के लिए दौड़ रहे हैं आज देहरादून डिस्को पर,
जो मैसेज परिवहन विभाग देना चाहता है वो आगे कन्वे करें। इसके बाद सीनियर्स जो हमारे हैं वो प्लीज वो भी आगे आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लैग ऑन कर रहे हैं आज की इस मैराथन का। केवल 35 बिलो गर्ल्स स्टार्ट करेंगे आज की इस मैराथन का और प्रदेश के माननीय बहुत ही तालियों के साथ आज आप इस मौके पर आज की इस मैराथन का प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले 35 वर्ष से कम आयु के बच्चे महिलाएं दौड़ रही हैं, पीछे 35 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं, फिर हमारे सीनियर सिटीजन हैं। थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा बच्चों को। इसके बाद हमारे धावक हैं जो सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी प्लीज आज की इस मैराथन में कंटिन्यू करें। पहला कैटेगरी है 41 वर्ष के जो हमारे सीनियर सिटीजन। और यहाँ पर मैराथन का फ्लैग ऑफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शपथ दिलाई और उसके बाद अब फ्लैग ऑफ करके मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। और फ्लैग ऑफ करने के बाद मैराथन शुरू हो चुकी है। सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मैराथन में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और सभी को शपथ दिलाई है। जो ट्रैफिक नियम्स है उनका पालन किया जाएगा। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।